साइंस में नहीं रखना है कोई फियर व्हेन हेमंत पारेख इज हियर। हेलो एंड नमस्कार एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो स्टूडेंट्स, अपने सेल चैप्टर चल रहा है जिसके अंदर अब कुछ 3-4 एक ऑर्गेनेल्स बाकी रही है, उनको भी फटाफट सेल ऑर्गेनेल्स को कंप्लीट करते हैं और अपना सेल चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो आज की जो फर्स्ट सेल ऑर्गेनेल है उसका नाम है साइटोस्केलेटन। तो साइटोस्केलेटन स्केलेटन तो जो अपन को पता है अपने बॉडी के अंदर स्केलेटन होता है, मतलब हड्डियों से बना होता है, तो वो अपनी बॉडी को मेंटेन रखता है। वैसे भी तो सर सेल को मेंटेन रखने के लिए भी तो कुछ होता है, तो वो सेल को मेंटेन कौन रखता है? साइटोस्केलेटन। समझ आ गया? मतलब जो सेल की जो शेप है वो कौन मेंटेन रखता है? तो साइटोस्केलेटन। याद रह जाएगी बात। तो ध्यान रखना, ये कैसा होता है? फिलामेंटस होता है। इसके अंदर क्या होते हैं? फिलामेंटस होते हैं, फिलामेंट्स होते हैं प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म ही है मेन, तो बात सेल की साइड में तो नहीं होगा। तो साइटोस्केलेटन हमेशा ध्यान रखना कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। ये ध्यान रखने वाली बात है आपको। प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, मतलब ये मैकेनिकल सपोर्ट मतलब किसी भी सेल को इधर उधर हिलने के लिए, उसको सेल को डिसाइड करने के लिए, उसकी मोबिलिटी, मोबिलिटी मतलब आगे चलने के लिए, सब कुछ मेंटेनेंस ऑफ दिस शेप ऑफ दिस सेल, मतलब साइटोस्केलेटन शेप को भी मेंटेन करता है, मोबिलिटी को भी मेंटेन करता है और मैकेनिकल सपोर्ट भी देता है। किसको? सेल को। तो आपको ये चीज ध्यान रखने वाली बात है कि अपन को याद रखना है साइटोस्केलेटन, मोबिलिटी, शेप ऑफ द सेल और मैकेनिकल सपोर्ट किसको देता है? सेल को देता है। तो ये चीज अपन को साइटोस्केलेटन के बारे में इतना ही पूछते हैं, पेपर के अंदर ज्यादा नहीं आता। तो साइटोस्केलेटन के ये मेन इंपॉर्टेंट ही पॉइंट है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ये कहां पाया जाता है? तो साइटोप्लाज्म के अंदर पाया जाता है, तो ये भी याद रख लेना, ठीक है। अब अपन बात करते हैं सीलिया एंड फ्लैजिला की। सीलिया एंड फ्लैजिला क्या होता है? सर नाम तो बहुत ज्यादा सुन रखा है। तो ये हेयर लाइक आउटग्रोथ ऑफ सेल मेम्ब्रेन, मतलब जो सेल मेम्ब्रेन है, जैसे यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जैसे ये प्लांट सेल है, प्लांट सेल है, इसके बाहर की साइड में ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन है या सेल वॉल है, कुछ भी है। जैसे मैं एनिमल सेल ले लूं, आप ये मान लो एनिमल सेल ले ली मैंने, ये बाहर की साइड में सेल मेम्ब्रेन है। तो सेल मेम्ब्रेन के बाहर की साइड में कुछ आउटग्रोथ होगी, कुछ ऐसे छोटे छोटे धागे से निकले होंगे, कुछ ऐसे ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। इन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है? इन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को कहा जाता है सीलिया एंड फ्लैजिला, ठीक है। हेयर लाइक आउटग्रोथ ऑफ सेल मेम्ब्रेन, मतलब सेल मेम्ब्रेन के बाहर की साइड में क्या होते हैं? आउट सेल हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स, मतलब बाल के जैसे ऐसे, मतलब जैसे मेरे बाल है, जैसे ये समझ लो मेरे सर के ऊपर बाहर की साइड में सेल मेम्ब्रेन है और उसके ये जो बाल निकले हुए हैं, वैसे इस सेल मेम्ब्रेन के ऊपर भी बाल निकले हुए हैं। तो सर सीलिया और फ्लैजिला अलग अलग है क्या? हाँ अलग अलग है, मतलब एक साथ में जुड़े होते हैं लेकिन है अलग अलग। तो सीलिया क्या काम करता है सर? तो सीलिया का काम होता है स्मॉल मूवमेंट ऑफ सेल, मतलब जो अगर सेल को थोड़ी दूर जाना है, मतलब सेल एक सेल यहाँ पर है, इसको यहां तक जाना है, तो ये क्या करेगा? ये सीलिया की मदद लेगा, ठीक है। अब सर उसको तो बहुत ज्यादा दूर तक जाना है, उस सेल को आगे तक मूवमेंट करनी है, तो उसके लिए आप लिखेंगे लॉन्ग सेल मूवमेंट, मतलब जो जब सेल को बहुत ज्यादा दूर तक, जैसे समझ लो सेल, एक सेल यहाँ पर है और उस सेल को यहां तक जाना है, तो यहां तक इतनी लंबी दूरी के लिए वो किसका यूज लेगी? वो फ्लैजिला का यूज लेगी। कौन? सेल। तो सीलिया स्मॉल डिस्टेंस के लिए, फ्लैजिला लॉन्ग डिस्टेंस के लिए, मूवमेंट के लिए, ठीक है। अब याद रखना, सीलिया एंड फ्लैजिला कवर्ड विथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, देयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, देयर कोर कॉल्ड एक्सोनिम। अब ध्यान रखना, जो सीलिया और फ्लैजिला हैं ये दोनों ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर्ड रहते हैं। किससे? सीलिया एंड फ्लैजिला कवर्ड विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मतलब जो सीलिया और फ्लैजिला है इसके बाहर की साइड में जो लेयर होती है वो किसकी होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की लेयर होती है। देयर कोर कॉल्ड एक्सोनिम, मतलब जो उनके बीच का साइड है, जैसे ये कोई सीलिया है, ये कोई फ्लैजिला है, इसके जो बीच का जो एरिया है इसको क्या कहते हैं? एक्सोनिम। उसको क्या कहते हैं? एक्सोनिम। याद रहने वाली बात है, ये पेपर के अंदर पूछ रखा है। द कोर ऑफ द सीलिया एंड फ्लैजिला आर कॉल्ड एक्सोनिम। याद रहेगा ये। अब सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट सेल ऑर्गेनेली, उसका नाम है न्यूक्लियस। ये तो सबने नाम सुन रखा है सर, न्यूक्लियस क्या होती है? तो मेन पार्ट ऑफ दिस सेल, मतलब बाकी सब भी इंपॉर्टेंट है लेकिन सेल के अंदर सबसे ज्यादा तो न्यूक्लियस ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है सर। तो इसकी डिस्कवरी किसने की? जैसे अपने सेल की डिस्कवरी की बात की, डिस्कवरी किसने की? रॉबर्ट ब्राउन ने। कब की थी? 1831 के अंदर। तो जो न्यूक्लियस है इसकी खोज किसने की थी, इसकी डिस्कवरी किसने की थी? तो रॉबर्ट ब्राउन ने। कब की थी सर? 1831 के अंदर। याद रह जाएगा, ठीक है। अब ध्यान रखना, जो न्यूक्लियस होता है ये प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर नहीं पाया जाता, प्रेजेंट होता है ये यूकैरियोटिक सेल के अंदर, प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल, मतलब जो यूकैरियोटिक सेल जैसे प्लांट सेल, एनिमल सेल, ये क्या है? यूकैरियोटिक सेल, इनके अंदर पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक मतलब जो बैक्टीरिया, ग्रीन, जो ब्लू ग्रीन एल्गी, इनके अंदर ये नहीं पाया जाता, ध्यान रखना। तो आपको क्या याद रखना है? आपको प्रोकैरियोटिक एब्सेंट, यूकैरियोटिक प्रेजेंट, इतना याद रखना है। क्या? न्यूक्लियस। अब आ जाते हैं सर बात न्यूक्लियोलाई।
न्यूक्लियोलाई क्या होते हैं? तो न्यूक्लियर मैट्रिक्स हैज वन और मोर स्फेरिकल बॉडीज, मतलब जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियर मैट्रिक्स, यहाँ पे न्यूक्लियर मैट्रिक्स का मतलब जो न्यूक्लियस के अंदर जो मैट्रिक्स पाया जाता है, जो तरल पदार्थ पाया जाता है, वन और मोर स्फेरिकल बॉडीज, मतलब उसके अंदर छोटे छोटे स्फेरिकल बॉडीज पाई जाती है, छोटी छोटी गोलाकार जो मतलब बॉडीज पाई जाती है, उनको क्या कहते हैं? न्यूक्लियोलाई कहते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं सर इंपॉर्टेंट, ये पेपर के अंदर सवाल आ रखा है आपके, पेरीन्यूक्लियर स्पेस। पेरीन्यूक्लियर स्पेस को क्या कहते हैं? न्यूक्लियर एनवेलप हैज टू मेम्ब्रेन एंड द स्पेस बिटवीन देम, मतलब जैसे समझ लो मेरे पास एक पूरी सेल, एक पूरी एक क्या नाम है, जैसे ऐसे समझो आप, ये मेरे पास एनिमल सेल है, इसके अंदर मेरे पास ये समझ लो न्यूक्लियस है, इतना समझ लो न्यूक्लियस है। तो ये जो न्यूक्लियस है, ये यहाँ पे मेरे पास साइटोप्लाज्म है, इसके अंदर जो न्यूक्लियर मैट्रिक्स है, अब इसको इसके साथ में तो मिलाना नहीं है सर, तो इसकी ये बाहर की साइड में, ऐसे तो है नहीं कि न्यूक्लियस पूरी सेल के अंदर फिलअप करना, नहीं, ये किसी मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होगा। कौन? न्यूक्लियस किसी जो सेल है उसके अंदर, मेम्ब्रेन के अंदर, ऐसे तो नहीं जैसे गोल्जी बॉडी घूम रही है, साइटोप्लाज्म घूम रहा है, वैसे तो नहीं है। न्यूक्लियस एक इसके अंदर ही मेम्ब्रेन से बाउंड, उसके अंदर न्यूक्लियर मैट्रिक्स पाया जाता है। तो आपका जो न्यूक्लियर मैट्रिक्स है और साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स है, उसको दोनों को एक बीच में बैरियर आता है, दोनों को बीच में मतलब इसके बीच में एक लेयर आ जाती है, तो उस लेयर को क्या कहते हैं? उस लेयर को कहते हैं पेरीन्यूक्लियर स्पेस, यानी कि एक बैरियर आ जाता है, इट्स वर्क लाइक ए बैरियर। तो न्यूक्लियर एनवेलप हैज टू मेम्ब्रेन्स एंड द स्पेस बिटवीन देम इज कॉल्ड न्यूक्लियर एनवेलप। अब देखो यहाँ पे साइटोप्लाज्मिक मटेरियल है, बीच में यहाँ पे मतलब ये इसको ऐसे क्यों करा सर? ये पूरा एक न्यूक्लियस है, ये बाहर की साइड में साइटोप्लाज्म है, तो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच में मैं यहाँ पे एक लेयर बना रहा हूँ या नहीं बना रहा? बना रहे हैं सर, तो इसी को क्या कहते हैं? पेरीन्यूक्लियर स्पेस कहते हैं। और अब न्यूक्लियस के बारे में और बात कर ले, तो नोट करके एक चीज आपको लिखनी है, सब मैच्योर सेल लैक न्यूक्लियस। सर आपने तो बताया था कि यूकैरियोटिक सेल के अंदर तो न्यूक्लियस होता है, अब इसी के अंदर एक और चीज होती है कि इन दो चीजों के अंदर, इन दो ये सेल्स हैं, इनके अंदर न्यूक्लियस पाया ही नहीं जाता इनके अंदर। तो एरिथ्रोसाइट ऑफ मेनी मैमल्स, मतलब जो एरिथ्रोसाइट्स होता है, एरिथ्रोसाइट्स अगर नहीं समझ में आया तो मैं और एक्सप्लेन कर दूंगा बाद में, लेकिन अभी इतना समय नहीं है। तो एरिथ्रोसाइट्स ऑफ मेनी मैमल्स, जो एरिथ्रोसाइट सेल्स होती हैं बहुत सारे मैमल्स की, उसके अंदर कौन नहीं पाया जाता? न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। सीयू ट्यूब सेल्स ऑफ प्लांट्स, मतलब जो सीयू ट्यूब्स होती है, आप जाइलम फ्लोएम आपका नाम सुन रखा होगा, तो उनके अंदर भी क्या नहीं पाया जाता? न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। तो सीयू ट्यूब सेल्स ऑफ प्लांट्स, इन दो के अंदर, ये मैमल्स और प्लांट्स दोनों के अंदर बताया गया कि इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। ठीक है, यहाँ पे कोई बैक्टीरिया की बात नहीं की है मैंने। अब सर एक सवाल आता है कि न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है? तो न्यूक्लियोप्लाज्म न्यूक्लियोलस और क्रोमेटिन से बना होता है, बस इतनी डेफिनेशन याद रखनी है। न्यूक्लियोप्लाज्म फॉर्म्ड बाय द न्यूक्लियोलस एंड क्रोमेटिन, बस इतना ही याद रखना है आपको। ठीक है, अब एक चीज सर, ये क्रोमेटिन क्या होता है? न्यूक्लियोलस तो मैंने बता दिया, ये क्रोमेटिन क्या होता है? तो क्रोमेटिन डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन। डीएनए होता है अपन को पता है, आपको डबल हेलिकल स्ट्रक्चर प्लस हिस्टोन प्रोटीन, इससे मिलकर कौन बना होता है? क्रोमेटिन। प्रोटीन ये सब समझ आ गया ना, प्रोटीन से प्रोटीन, और क्रोमेटिन मतलब क्रोमोसोम से संबंधित है कुछ, तो इसके अंदर क्या होगा? डीएनए पाया जाएगा। ह्यूमन सेल हैज 2 मीटर लॉन्ग थ्रेड ऑफ डीएनए डिस्ट्रीब्यूशन अमंग इट्स 46 क्रोमोसोम, मतलब जो डीएनए के अंदर डीएनए पाया जाता है वो कितना मीटर हो सकता है? तो 2 मीटर। उन 46 क्रोमोसोम्स के अंदर जो डीएनए है वो 2 मीटर तक, 2 मीटर का लॉन्ग होता है। लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, मतलब एक धागे की जैसे जितना लंबा, 2 मीटर कितना कहते हैं? कितना बड़ा, मतलब एक न्यूक्लियस के अंदर इतना बड़ा डीएनए पाया जा सकता है 46 क्रोमोसोम्स के अकॉर्डिंग, तो 2 मीटर। ठीक है सर, ये क्या पढ़ा दिया आपने? अभी समझा देते हैं। मेरे पास ये कोई प्लांट सेल है या कोई भी एनिमल सेल है, यहाँ पे मेरे पास एक न्यूक्लियस है। एक चीज और बता दूं मैं आपको, एक चीज और लिख ली, तो द एंडोप्लाज्मिक, द ईआर से समझना, द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जॉइंट्स विथ आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस, ये वाली बात याद रख लेनी है, क्योंकि जो ईआर है वो मैंने बता रखा है ना, बाहर की साइड में न्यूक्लियस के, बार बार नहीं बताऊंगा। और एक चीज अब बताएंगे, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसका क्या फंक्शन होता है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताएंगे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मैंने बता दिया ना कि न्यूक्लियस के साथ जुड़ा रहता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या फंक्शन होता है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर, जितना मैंने बता रखा है, अगर नहीं पता तो पहले जाके वीडियो देखो, आगे वाली सेल चैप्टर को पूरा, जितने भी 4, 5, 6 क्लासेस जितनी भी हुई है सारी के एक बार चेक कर लो,
जिसके अंदर आपको ये ईआर भी मिल जाएगा और एक बार रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको न्यूक्लियस के बारे में बता दूं तो न्यूक्लियस है, इसके अंदर ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर अपने पास क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम इसके अंदर ही अपने पास क्या होता है, डीएनए होता है। तो ध्यान रखना डीएनए क्रोमोसोम यही तो आगे जाके मल्टीप्लाई करके सेल को आगे बढ़ाएंगे, यही तो सेल को कमांड देते हैं कि आपको रिप्रोडक्शन करना है। ऐसे ही तो रिप्रोडक्शन होता है, तो इसी से तो सेल की कम्युनिटी आगे बनती है। आगे एक सेल बनती है, उसके बाद दो, दो से चार, चार से आठ, ऐसे ही तो सेल की कम्युनिटी बनती है। तो इसी सेल की कम्युनिटी, तभी तो मैंने न्यूक्लियस क्यों का बताया था, सेल का मेन पार्ट इसीलिए बताया था। तो आ गया समझ में? तो अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। और एक चीज मैं आपको नोटिस जरूर करा दूं, आप सोच रहे होंगे सर आपने सेल डिवीजन नहीं कराया, आपने डीएनए के बारे में, तो मैं इनके बारे में, ये जेनेटिक्स से संबंधित है, तो मैं जेनेटिक्स का पूरा एक प्लेलिस्ट बनाने के लिए रेडी हूं। तो मैं जेनेटिक्स, जो जेनेटिक्स के है अपने, जो अनुवांशिकी बोलते हैं हिंदी के अंदर, उसकी एक अलग से प्लेलिस्ट बना दूंगा जिसके अंदर डीएनए, सेल डिवीजन, मियोसिस, माइटोसिस सब कंप्लीट कर देंगे और इजी एक्सप्लेन करूंगा। जो आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है उसी अकॉर्डिंग एक्सप्लेन करूंगा। तो वीडियो को अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, और जो आपके दोस्त हैं उनको आगे शेयर कर देना जिनके काम आए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।